आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इंट्रोडक्शन। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से हम समझते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो रिप्रेजेंट करता है एंटायर कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन को। जब हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर या ओवरव्यू पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स जो है वो सीधे अमीनो एसिड्स जब जुड़े रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है। फिर उसमें जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए या अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाए तब उसको हम सेकेंडरी बोल रहे हैं। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में कुछ 5 तरह के बॉन्ड्स बनते हैं जिसके कारण हम उसको टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा ओवरव्यू जिसमें हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स देखा है। अब हम देखते हैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर। जब हम डिटेल की बात करेंगे तो सबसे पहले ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता कैसे है। पहला रीजन है बनने का वो है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। जो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं वो वाटर को अवॉइड करते हैं और जब वाटर से वो दूर भागते हैं तो ये चाहते हैं कि ये एक शेल के अंदर या इस तरह के लोकेशन पे पहुंच जाए जिससे उनको पानी का सामना न करना पड़े। तो इसके कारण ये कुछ अमीनो एसिड्स है जैसे कि वैलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, ये आपको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर में बरीड मिलेंगे। इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस के कारण, हाइड्रोफिलिक जो होता है वो वाटर लविंग होता है, ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटिंग है। इसीलिए ये प्रोटीन के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हर वक्त अंदर रीजन्स में बरीड ही मिलेंगे। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है जब पोलर साइड चेन, दो पोलर साइड चेन आपस में बॉन्ड बना ले। हाइड्रोजन बॉन्ड हमको सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में भी दिखता है जहां पे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं और ये ओवरऑल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है आयनिक ब्रिजेस या सॉल्ट ब्रिजेस। ये डिपेंड करता है चार्ज पे। जिन अमीनो एसिड पे आइदर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स या स्टेबलाइज्ड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। और ये प्रोटीन्स जो है, ये अमीनो एसिड्स जो हैं जो कि चार्ज्ड अमीनो एसिड्स है, ये प्रोटीन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, मतलब आउटर रीजन्स पे प्रेजेंट होगा जो इन फ्यूचर इंटरैक्शन में भी हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे है लाइसिन और ग्लूटामेट जो कॉमनली सॉल्ट ब्रिजेस बनाता है। नेक्स्ट है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स या डाइसल्फाइड ब्रिजेस। डाइसल्फाइड ब्रिजेस सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मिथेनॉल ले सकते हैं जो कि सल्फर बॉन्ड्स बना सकता है। और लास्ट आता है हमारा वॉन्डर वॉल अट्रैक्शंस। वॉन्डर वॉल अट्रैक्शंस में नॉन स्पेसिफिक फॉर्मेशंस है जिसमें ओवरऑल हमारे प्रोटीन के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलता है। होने के बाद डेवलप होता है और हर एक डोमेन का स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो जिसके कारण वो प्रोटीन जाना जाता है। जैसे काइनेज एंजाइम्स है तो उन सारे एंजाइम्स की फंक्शंस है कि वो एटीपी को ट्रांसफर करवाए। तो इस तरह से डोमेन्स होता है। मोटिव्स किसको बोलते हैं? मोटिव्स एक तरह का पैटर्न है प्रोटीन का जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। डिफरेंसेस समझिएगा। डोमेन्स जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन करवाने के लिए बना हुआ होता है जबकि मोटिव्स ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए बना रहता है। जैसे हेलिक्स टर्न हेलिक्स है, ये कॉमनली डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है का मतलब है कि ये प्रोटीन को डीएनए आइडेंटिफाई कर सकता है, इसीलिए वहां पे इंटरैक्शन होगा या बाइंडिंग हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन फोल्डिंग की। जो प्रोटीन फोल्ड करता है, कैसे फोल्ड करेगा? जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड करके सेकेंडरी बना सकता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में अल्फा और बीटा शीट्स होता है जो कि वापस से फोल्ड कर सकता है।
पर आप ध्यान रखें कि अगर मिस फोल्डिंग्स है तो उसके कारण डिजीजेस भी डेवलप होती हैं। आपको लास्ट वीडियो में आपको ने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे डिजीजेस है, जैसे अल्जाइमर्स है, मोस्ट कॉमन डिजीज है जो कि प्रोटीन के मिस फोल्डिंग के कारण होता है। प्रोटीन फोल्डिंग एंड एनर्जी मिनिमाइजेशन। एनर्जी प्रोटीन जब फोल्ड होगा तो ये लोएस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन में बात करते हैं, और हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज या हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स जो है वो सारे बरिड स्टेट में चले जाते हैं, और इस कंडीशंस में जो फोल्ड होने के बाद बन रहा है डिजाइंड प्रोटीन, उसकी फ्री एनर्जी जो है वो सबसे कम होती है एक्वस स्टेट में। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो 3 डायमेंशनल प्रोटीन स्टेबल होगा। प्रोटीन जो है वो कम्प्लीटली रिजिड नहीं होता है, वो सिचुएशन वाइज, टेम्परेचर, पीएच के फ्लक्चुएशन वाइज अपने कन्फर्मेशन को थोड़ा बहुत चेंज कर लेता है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस करने लग जाएगा तो फिर उसकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती है। तो एंजाइम जो है वो कन्फर्मेशनल चेंज करेगा जब वहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा, या एलोस्टेरिक प्रोटीन्स है तो किसी भी मॉलिक्यूल के बाइंडिंग पे वो एक्टिविटी चेंज कर सकता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फीचर्स, इसमें आता है अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स और लूप्स एंड टर्न्स। जब अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स फॉर्म होता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से होता है। इसमें एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दिखता है। 4th एमिनो एसिड हर वक्त आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, और आर ग्रुप जो है वो हर वक्त हेलिकल चेन के आउटसाइड में होता है, प्रोजेक्टेड आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है आर ग्रुप्स। जो बीटा शीट्स है उसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम्स में देखा है। अगर सेम ओरिएंटेशन दोनों शीट्स की है तो वो पैरेलल ओरिएंटेशन है, अगर एक एन से सी है और दूसरा सी से एन है तो फिर वो एंटी पैरेलल है। लूप्स एंड टर्न्स में हम बात करते हैं, जो ये अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स है ये फ्लेक्सिबल नॉन रिपीटेटिव लूप्स बना सकते हैं, जिसमें ब्लेंड होने के बाद ये शार्प चेन रिवर्स डायरेक्शंस में ओरिएंटेड रहता है, और ओरिएंटेशन चेंज होने के कारण इसके आइडेंटिफिकेशन या इंटरैक्शंस की प्रॉपर्टीज बदल सकती है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है तो एंजाइम्स जो है मतलब जो प्रोटीन है वो एज एन एंजाइम काम कर सकता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यूज कर सकते हैं। रिसेप्टर के लिए एज अ प्रोटीन काम करता है। और एंटीबॉडीज, मतलब अगर आपका प्रोटीन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में है तो वो एंजाइम भी हो सकता है, वो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी हो सकता है, एक रिसेप्टर प्रोटीन, या फिर एक तरह का एंटीबॉडीज हो सकता है, जो कि 3 डायमेंशनल स्टेट पे ही पॉसिबल है। अब हम कैसे 3 डायमेंशनल स्टेट को आइडेंटिफाई करते हैं? सबसे इजीएस्ट है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में वो आपको एटम्स का अरेंजमेंट वगैरह पूरा क्रिस्टल क्लियर बता देंगे। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें रेडियो वेव्स या मैग्नेटिक वेव्स के स्टडी हेल्प से हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का पता कर सकते हैं, पर ये हम सॉल्यूशन में पता करते हैं। क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या क्रायो ईएम, ये साइंटिस्ट यूज करते हैं ताकि वो विजुअलाइज कर सके स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस एट नियर एटॉमिक रेजोल्यूशन, ताकि ये नेचुरल स्टेट्स में, और इसमें नेचुरल स्टेट में ही ये पता कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रोटीन को क्रिस्टलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स के कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बनता है, और अमीनो एसिड जो खुद पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा है वो आगे के कन्फर्मेशनल चेंजेस में, जिसमें इसकी स्टेबिलिटी होती है, जिसमें उसका परफॉर्मेंस या फंक्शनल वे दिखता है, उसी को हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे कि हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, आयोनिक बॉन्ड है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस या वॉन्डर वॉल फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू।